Canada hits pause on trade mission to India after tensions at G20 summit. G20 समिट में इंडिया और कनाडा के बीच उत्पन्न हुई टेंशंस की वजह से कनाडा ने अगले महीने अक्टूबर के महीने में जो ट्रेड मिशन वो भारत भेजने वाला था उसे स्थगित कर दिया है। आप एक और आर्टिकल बगल में देख सकते हैं, ये अल जजीरा का आर्टिकल है। साथ में आप देख सकते हैं इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड डील टॉक्स पॉज्ड ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, यानी कि राजनीतिक कारणों की वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत चल रही थी, फिलहाल इस बातचीत को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। अब इसका कारण यहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस और G20 समिट पर हुई टेंशंस को बताया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा इस बात को कंफर्म भी कर लिया गया है कि कनाडा के साथ जो हमारी नेगोशिएशन चल रही हैं फिलहाल ये फ्रीज कर दी गई हैं, क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच में बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे थे और कनाडा ने जो है ट्रेड मिशन जो अगले महीने भेजने वाला था उसको कैंसिल कर दिया है। तो जानते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मैं हूं कमल किशोर भट्ट और आप देख रहे हैं कमल एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इशू क्या हुआ। जो G20 वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि G20 समिट में आई टेंशन की वजह से और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ऐसा किया गया। एक्चुअल में आपको पता होगा कि कनाडा पिछले बहुत लंबे सालों से कुछ अलग तरह के कारनामे कर रहा है। ये कारनामे क्यों कर रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप सोचिए, जिस समय हमारे इंडिया में G20 की समिट चल रही थी उस समय खालिस्तान रेफरेंडम चल रहा था कनाडा में। खालिस्तान रेफरेंडम का मतलब क्या है कि खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर एक जनमत संग्रह चल रहा था। जब आज़ाद हमारा देश होता 1947 में, तो मुल्क का विभाजन हो जाता, एक भारत बनता जो धर्मनिरपेक्ष होता। हमारा भारत जो है सभी धर्मों के लिए एक तरह से खुला हुआ था और दूसरा एक मुस्लिम एक तरह से मेजोरिटी के लिए एक पाकिस्तान बनता है। जबकि इन लोगों का कहना था, सिखों का, कि हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला, मुस्लिमों को पाकिस्तान मिला, हम लोगों को क्या मिला, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। मुस्लिमों को बेशक पाकिस्तान मिला लेकिन भारत सबके लिए था। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये था। तो उस समय से एक तरह से अलग खालिस्तान बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। भारत का जो पंजाब शासित, जो हमारे पास पंजाब है, इसको और पाकिस्तान के पंजाब को मिला करके, तो पाकिस्तान इस पूरे मामले को लेकर सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI थी उसने पूरा सपोर्ट दिया हुआ था, भिंडरावाले इन सबको, और भारत में बहुत बड़ा खून खराबा उस समय हुआ था। हालांकि अभी हमारा पंजाब पूरी तरह से शांत है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की ओर से बहुत बड़ी तादाद में ड्रग तस्करी इस एरिया में हो रही है। और ये जो खालिस्तानी जो आतंकवादी है, जो कनाडा में रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं, ये बहुत सारी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। तो सोचिए कि कनाडा में भारत से आज़ादी के लिए रेफरेंडम किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 लाख के आसपास सिख लोगों ने वहां पर वोट किया था और लगभग 2-3 किलोमीटर लंबी जो है वहां पर लाइनें लगी थी अलग अलग एरियाज में। तो इस तरह की गतिविधियां खुलेआम जो है जस्टिन ट्रूडो के राज में कनाडा में हो रही है। और साथ में आप देख सकते हैं कि लगभग 1 लाख, कहीं कहीं पर दावा किया जा रहा है कि 3-3 लाख के आसपास लोग थे। और जो हमारे यहाँ पर जो आतंकी संगठन SFJ है, SFJ का मतलब क्या है कि आप जानते होंगे, सिख फॉर जस्टिस। भारत ने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है और इसके नेताओं का जो वीज़ा इत्यादि था सब कुछ रद्द कर दिया। तो इनके बैनर तले जितने भी सिख हैं वहाँ पर उनको भड़काया जा रहा है। कुछ लोग भड़कने में, कुछों को भड़काने में ये लोग कामयाब हो गए, जबकि कुछों को भड़काने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। और इसके अलावा आपको पता है कि देखिए, परेड बाई रेडिकल सिख ग्लोरीफाइंग इंदिराज असैसिनेशन इन कनाडा स्पार्क्स डिप्लोमेटिक रॉ, यानी कि इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी ना, जब भी ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला डे आता है, इंदिरा गांधी का बर्थडे होता है, इंदिरा गांधी का डेथ डे जब होता है उनका, ठीक है, तो उस दिन ये सब के सब सिख लोग जो है वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। सिख नहीं कहना चाहूंगा मैं, खालिस्तानी कहना चाहूंगा। तो जो खालिस्तानी लोग हैं वो वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और इंदिरा गांधी की परेड वहां पर निकालते हैं। आप इस तरह की इमेज यहां पर देख सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन है और हर साल ये लोग इस तरह का करते हैं, ठीक है। यहां पर एक जो महिला है उसको सफेद कपड़े पहनकर हाथ ऊपर करते हुए दिखाया गया है और यहां पर बंदूकधारी जो है कुछ लोग हैं जो इनको गोली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर का खुलेआम शव यात्रा यहां पर निकाली जा रही है और इसको एक तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, कोई भी कंट्री इस तरह का कृत्य उसको नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हेट फैलाने वाले तत्वों को अपने यहाँ पर नहीं पालना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह के जो है वहाँ पर बहुत लंबे समय से हो रहे हैं। तो प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ की वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बीते दिनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, खासतौर पर जब से जस्टिन ट्रूडो सत्ता में आए हैं तब से। अब जस्टिन ट्रूडो की क्या पॉलिटिकल मजबूरी है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो सबसे पहले जब इंडिया में जब ये आए थे जस्टिन ट्रूडो, तो PM मोदी ने इनका स्वागत किया था। और लेकिन जब इंडिया और कनाडा के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनके बीच में जब बायलैटरल टॉक हुई थी तो उसमें इंडिया ने इस मामले को उठाया था कि जो कनाडा एंटी इंडिया गतिविधियां हो रही हैं, जस्टिन ट्रूडो को साफ साफ दो टूक कहा गया था कि आप इसको करना बंद कर दें। जिस पर आप जानते हैं जस्टिन ट्रूडो के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था
कि हम स्ट्रांगली इस पूरे मामले को लेकर हम देखते हैं कि हमारे देश में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हम बिल्कुल अपने यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब साफ उसने कर दिया कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं और आने वाले समय में भी आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और साथ में आपको पता होगा कि G20 समिट में जब पीएम मोदी ने इस इश्यू को रेस किया था तो उसका असर भी देखने को मिला। जो जस्टिन ट्रूडो है था, पीएम मोदी ने जो जितने भी G20 के लीडर्स थे उनको डिनर पर इनवाइट किया था, तो जो जस्टिन ट्रूडो है वो डिनर पर नहीं आते हैं क्योंकि पीएम मोदी के साथ बताया जा रहा है कि जब बातचीत हुई थी तो पीएम मोदी ने जो है काफ़ी इनको डांट फटकार लगाई थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और एक्चुअल में आपको पता होगा कि जस्टिन ट्रूडो का ह्यूमिलिएशन G20 में होता, इस बार मोदी जी ने लगाई, इससे पिछली बार शी जिनपिंग चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनको अच्छी खासी फटकार लगाई थी। तो ट्रूडो के बारे में कहा जाता है कि जब भी ये G20 में जाता है कुछ ना कुछ करके आता ही है और इसकी बड़ी अच्छी खासी बेइज्जती होती है। साथ में आपको पता होगा कि जो जस्टिन ट्रूडो है इनके साथ एक और कंट्रोवर्सी हो गई थी यहाँ पर कि ट्रूडो का जो विमान था जिसमें वो यहाँ पर बैठ करके आए थे वो यहाँ पर ख़राब हो गया था। और ये एक तरह से इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, एक प्रेसिडेंट के लिए, एक हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए कि कनाडा की जो फ्लाइट है वो ख़राब हो गई थी। हालांकि फ्लाइट का ख़राब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्हें 2 दिन इंडिया में रुकना पड़ा और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर इनको इंसल्ट किया गया। ठीक है, तो जब इंडिया ने जब इनको ऑफर किया था कि हम आपको एयर इंडिया 1 की फ़्लाइट अवेलेबल कराते हैं, आप इससे जो है जा सकते हैं, जबकि ये जो फ्लाइट है ना ऐसा नहीं कि कोई आम है, इस फ्लाइट से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जब कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जाते हैं तो वो जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसी फ्लाइट का यूज़ करते हैं कहीं इधर उधर जाने के लिए। तो जस्टिन ट्रूडो ने रिफ्यूज़ कर दिया एयर इंडिया 1 सर्विस को, जो इंडिया ने ऑफर की थी कि कोई बात नहीं, आपकी फ़्लाइट आपकी फ़्लाइट ख़राब हो गई है तो आप हमारे एयर इंडिया 1 को यूज़ करिए। तो इस तरह के रिलेशंस इंडिया और कनाडा के बीच में चल रहे हैं और इन रिलेशंस का सबसे बड़ा कारण है खालिस्तानी एलिमेंट्स को उनके द्वारा सपोर्ट किया जाना। आप सोच रहे होंगे क्या खालिस्तानी एलिमेंट्स को कनाडा सपोर्ट करता है या जस्टिन ट्रूडो? देखिए, कनाडा कतई इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार वहाँ पर और वो सरकार इसको सपोर्ट करती है क्योंकि उसको अपना पॉलिटिकल करियर आगे इसमें दिखाई देता है। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो फेसेस बैकलैश एट होम आफ्टर डिसग्रेसफुल रिसेप्शन एट G20 लीडर समिट इन दिल्ली। तो वहाँ की जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने में अपना हित समझते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए जो कनाडा है इसकी आबादी मुश्किल से 4 से 5 करोड़ के आसपास, जबकि इंडिया की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और कनाडा के बीच में हो जाता है तो सोचिए ये 4-5 करोड़ को हम कितना बेच पाएंगे और ये हमको कितना ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो वहाँ के जो अदर पॉलिटिकल लीडर्स थे वो जस्टिन ट्रूडो को, जो अपोजिशन लीडर थे वो जस्टिन ट्रूडो को काफ़ी आलोचना उनकी कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारा G20 में कोई काम नहीं है, हर साल तुम G20 में इधर उधर जाते हो और अपनी बेइज्जती करा करके आ जाते हो। ठीक है, और साथ में इन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगते हैं कि ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं इनको अपने राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और किस तरह से टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं आगे वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले आप इस कार्टून को देखिए, यहाँ पर देखिए दिस वे आउट, यहाँ इस रास्ते से निकल जाइए। तो जब जस्टिन ट्रूडो गए थे तो पीएम मोदी ने यहाँ को उंगली की हुई है हाथ मिलाते हुए, तो दिस वे आउट। ठीक है, इस तरह से इनकी वहाँ पर मजाक बनाई जा रही है। और साथ ही आपको पता होगा रिपीटेडली ह्यूमिलिएटेड एंड ट्रैम्पल्ड अपॉन कैनेडियन अपोजिशन लीडर मॉक्स ट्रूडो G20 विजिट। तो जब भी G20 में जाते हैं कुछ ना कुछ कारनामे करके आते हैं तो अपोजिशन के जो लीडर हैं वो ट्रूडो के ऊपर काफ़ी बरसे हुए हैं कि आप जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए आप इंडिया कनाडा रिलेशंस को ख़राब कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे Why जस्टिन ट्रूडो अपेयर सॉफ्ट ऑन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इन कनाडा? जस्टिन ट्रूडो को आखिर जो खालिस्तानी लोग हैं, जो खालिस्तानी आतंकी, वो क्या कनाडा में ऐसा दे रहे हैं कि वो इन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं? जस्टिन ट्रूडो को आखिर ऐसा क्या मिल रहा है इनसे? ठीक है, तो देखिए ये बात आपको पता होगी, ये बात हमारे देश में भी होती है। और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक तरह से आप कहें कि गलत चीज़ ये है, डेमोक्रेसी का एक गलत फैक्टर ये हो जाता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना ये डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ पर वोट नहीं मांगते। एक्चुअल में जब इलेक्शन होते हैं तो दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स एक्चुअल में जो धर्म आधारित है, जाति आधारित है, ऐसी हो जाती है। तो जो हमारा जो कनाडा है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में भारत से गए हुए पंजाबी लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है, वहाँ पर बताया जाता है कि 15 लाख से भी ऊपर जो है भारतीय वहाँ पर रहते हैं, जिसमें से 7 से 8 लाख के आसपास वहाँ पर सिख लोग हैं और इनको वहाँ की नागरिकता मिल चुकी है। ठीक है, तो ये लोग वहां पर वोट देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 7 से 8 लाख लोग अगर किसी एरिया में रह रहे हैं तो इनके वोट इंपॉर्टेंट होते हैं कि नहीं होते? तो जैसे हमारे यहाँ पर होता है, थोड़ा सा आपको इनके आंकड़े बताऊंगा, जैसे हमारे यहाँ पर होता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली हिंदूज को टारगेट करती है कि हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, हमको वोट देना। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम के फेवर में रहती है उनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना होता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी दलितों के लिए हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन आर्मी वालों के लिए हैं। तो सबका अपना अपना एक है और सब ये अपना वोट बैंक फिक्स करते हैं। तो ऐसी पॉलिटिक्स हर जगह पे है, ऐसी पॉलिटिक्स कनाडा में भी है। तो कनाडा में अगर आप देखेंगे
जो इससे पहले लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो लिबरल पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो जस्टिन ट्रूडो थे, इनको 157 सीट्स मिलती हैं, 33.0% इनका वोट शेयर था, ठीक है। और कंजर्वेटिव पार्टी जो इनकी मुख्य अपोजिशन पार्टी, इसको 121 सीटें मिलती हैं और 34.40% वोट शेयर इसको मिलता है। ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव का वोट परसेंटेज ज़्यादा है, इसका 33 है, इसका 34 है, तो परसेंट ज़्यादा, लेकिन सीटें आप देखेंगे तो लिबरल की ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि सरकार बना सकें। तो 157 में अगर इनको सरकार बनानी है तो इन्हें 12 सीटों की आवश्यकता और होगी। तो सीधी सी बात है, ट्रूडो की अपनी एक इंडिपेंडेंट सरकार वहां नहीं बनी, वहां पर गठबंधन सरकार चल रही है। अब 12 सीटें सपोर्ट के लिए इसको चाहिए। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो एनडीपी है, ठीक है, ये पार्टी में एक बंदा आपको सिख यहां से दिखी गया होगा, लंबी लंबी दाढ़ी और ऊपर पे, ठीक है। तो इनका बहुत अच्छा दबदबा। आप सोचिए, एनडीपी एक ऐसी पार्टी है जिसे भारतीय मूल का एक व्यक्ति चला रहा है जिसका नाम है जगमीत सिंह, ठीक है। एनडीपी का फुल फॉर्म है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। और इसने 2021 के जो इलेक्शन थे उसमें 24 सीटें जीती थी रिकॉर्ड में, और इसकी सहायता से एक गठबंधन सरकार यहां पर चली। अब आप सोचिए, ये जो एनडीपी है ना, इसका वोट शेयर कितना, अब आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इसका वोट शेयर कितना है साहब, इसका वोट शेयर 15.9%। सीटें भले ही इसको 24 मिली है, लेकिन इसका वोट शेयर कितना है, 15.9%। तो कनाडा में जो मुख्य धारा की दो पार्टीज हैं, इनका वोट शेयर है 33% और 34.4%। जबकि भारतीय मूल के जो लोग हैं, इनके सपोर्ट वाली जो पार्टी एनडीपी है, इसका वोट शेयर कितना है, 15.9%। तो एक अपोजिशन आप देखेंगे यहां पर कि एक अल्पसंख्यकों की एक पार्टी है जो मुख्य धारा की पार्टी का आधा के आसपास वोट शेयर ले आ रही है। तो सोचिए कि ये जो एनडीपी है, यानी कि भारतीय मूल के लोग हैं, ये पॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है जस्टिन ट्रूडो के लिए। तो इसीलिए जस्टिन ट्रूडो इनको सपोर्ट करते हैं ताकि इनके वोट उनको मिल सकें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है, उसके एनडीपी के साथ एक गठबंधन सरकार चल रही है। और जो एनडीपी का ही बंदा है ना, जगमीत सिंह, ठीक है, ये एक तरह से खालिस्तानी, और भारत सरकार ने 2014 में इसका वीज़ा अपने यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और इसके भारत आने पर रोक लगा दी थी। तो सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले बहुत बड़ी तादाद में खालिस्तानी एक्टिविटीज़ ये लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पंजाबी लोगों का बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर होना, कनाडा में होना, साफ साफ दर्शा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिक्स क्या है। और जब तक ये पॉलिटिक्स रहेगी तब तक जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी रहेंगे। डेफिनेटली आप देखेंगे इतने लंबे समय से जब ये इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं तो आगे भी करते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पंजाबी लोग इधर ही क्यों जाते हैं, कनाडा ही क्यों जाते हैं, कनाडा में आखिर इतनी बड़ी तादाद में सिख लोग आ कहाँ से गए। देखिए, आप जानते हैं कि जो कनाडा है ना, अभी मैंने मैप तो यहाँ पर नहीं रखा है, कनाडा दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला तो देश नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से बड़ा देश है, ठीक है। यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा रशिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा है। तो कनाडा में क्या है कि साहब एरिया क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 4 करोड़ के आसपास यहाँ पर लोग रहते हैं, और एरिया में सेकंड लार्जेस्ट है। तो आप सोच सकते हैं भारत से कितना बड़ा है। भारतीयों के पास जमीन होती कितनी है, बहुत कम होती है, जबकि कनाडा में जमीन बहुत है और लोग क्या है, बहुत कम है। तो इसी वजह से देखिए, कनाडा में 4 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, भारत में 140 करोड़, जबकि भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल कनाडा का। तो सोच सकते हैं कि प्रति व्यक्ति यहाँ पर कितना ज़्यादा क्षेत्रफल लोग रखते हैं। तो यहाँ पर कनाडा भी अंग्रेजों के कब्जे में था और भारत भी क्या था, अंग्रेजों के कब्जे में था। कनाडा में क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत कम है, जबकि भारत में क्षेत्रफल ठीक ठाक था, आबादी बहुत ज़्यादा थी। तो भारत से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कनाडा ले जाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि वो वहाँ पर खेती कर सकें, वहाँ पर जो जंगल है इनको काट सकें और भी ये सब कुछ कर सकें, क्योंकि कनाडा की आबादी कम है तो उनमें इतना ज़्यादा क्रेज नहीं होगा अपने जंगलों को काटने का, ठीक है। आबादी कम है तो कैसे वो लोग काम करेंगे। तो भारत से बहुत बड़ी तादाद में पंजाबियों को वहाँ पर ले जाकर बसाया गया। हालांकि शुरुआत में इन पंजाबियों को बहुत ज़्यादा नस्ल भेद का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडियंस जो होते हैं बेसिकली ब्लैक भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं, ठंडी जलवायु वाले देश होते हैं, वहाँ पर वाइट्स लोग होते हैं। तो एक नस्ली संघर्ष भारतीय पंजाबियों के बीच में और उन लोगों के बीच में शुरू हो जाता है, तो बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है। 1947 के बाद भी ये सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वहाँ पर जो पंजाबी लोग बसे थे ना, उन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की, बहुत बड़ी तादाद में ज़मीनें जो हैं वो अभी यहाँ के, यानी कि भारतीय मूल के जो पंजाबी जो वहाँ के नागरिक बन चुके हैं, इनके पास में है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में जंगलों को काटा और बाद में वहाँ पर रहने लगे, खेती करने लगे, मेहनती थे। तो बहुत ही जल्दी जो है लोग आगे बढ़े। और कालांतर में आपको पता होगा कि भारत में जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद से भारत में सिख विरोधी दंगे वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, 1984 के दंगे होते हैं, ठीक है। भिंडरा वाले ने वहाँ पर क्या कुछ कांड किया था, तो इस वजह से पूरे देश में सिख विरोधी माहौल तैयार हो गया। इसलिए भारत से जो है सिखों का बहुत ज़्यादा पलायन हुआ, अमेरिका में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ, कनाडा में, क्योंकि कनाडा में पहले से ही सिख थे।
जो यहाँ से बस करके गए थे। तो जब ये सिख आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जब नस्ली संहार एक तरह से हुआ था, बहुत सारे सिख परिवार ऐसे थे जहाँ पर एक भी पुरुष बचा ही नहीं था 1984 के दंगों के बाद। और वहाँ पर राजीव गांधी का भी अजीब सा स्टेटमेंट था, जब एक पेड़ गिरता है तो ये तो होता ही है, ठीक है। तो यानी कि भारत में जो पॉलिटिक्स हो रही थी इसका गंभीर असर पड़ा माइग्रेशन में कनाडा की ओर। तो यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में सिख कनाडा जाते हैं। अब चूंकि वो क्या थे, माइग्रेटेड थे, उनके साथ अत्याचार हुए थे, कई के फैमिली मेम्बर्स को मार डाला था, तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा नफरत भरी थी भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, यानी कि हर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी। इन लोगों का मानना है, जो जगमीत सिंह है इसका भी मानना है कि जो 1984 के दंगे हुए थे वो सुनियोजित थे, राज्य के द्वारा प्रायोजित थे। हालांकि दंगे जब कभी भी होते प्रायोजित ही होते हैं और उसमें किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हित छिपा रहता है। तो जितने भी दंगे हमारे देश में हो रहे हैं, दंगे फसाद, सब ये नेता लोग करते हैं और इसका जो नतीजा होता है आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, ये लोग वहाँ गए और इंडियन से नफरत करने लगे और कुछ लोग इसमें एक्सट्रीमिस्ट थे। तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं कनाडा में, जो कि भारत से जो खालिस्तान बनाने की मांग जो है करते हैं। और ये लोग जो है, जो कनाडा में हमारे यहाँ के लोग पढ़ने के लिए अभी भी जाते हैं, इनको भी अक्सर भड़काए करते हैं। और हाल ही में आपको पता होगा कि बहुत ही लंबा संघर्ष भी यहाँ पर हुआ था और भारत सरकार खुद कह रही है कि देखो, जो तुम खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, जस्टिन ट्रूडो को बता रही है भारत सरकार, ये एक दिन आप ही की कंट्री पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो भी कुछ इसी तरह से चल रही है। उम्मीद करता हूं कि जो जस्टिन ट्रूडो वाला फैक्टर है आप इसको समझ पाएंगे। थोड़ा सा और आपको बता देना चाहता हूं कि जो ट्रेड डील अभी पॉज की है कनाडा के द्वारा, इसके क्या इफेक्ट हमारे बीच में पड़ेंगे। तो इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रेड के आंकड़े कितने हैं। देखिए 2021 में कनाडा ने एक्सपोर्ट किया था इंडिया को लगभग $3 बिलियन के आसपास का, ठीक है। तो $3 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट किया था। जो मेजर एक्सपोर्ट्स थे वो क्या थे, कोयला हो गया, ठीक है, डाइट लिगमस है, क्रूड पेट्रोलियम है, इतने ये सब कुछ है, ठीक है। जबकि 2020 में कनाडा ने हमको एक्सपोर्ट किया था 3.43 बिलियन का। अब हम देखते हैं कि इंडिया का ट्रेड कैसा है। इंडिया ने 2021 में कनाडा को एक्सपोर्ट किया था $4.11 बिलियन का, यानी कि 4.11 यहाँ हो गया और 3 यहाँ पर हो गया। यानी कि 2021 में इंडिया कनाडा का ट्रेड था लगभग 7.11 बिलियन, जिसमें से 3 कनाडा ने एक्सपोर्ट किया था, 4 हमने किया था। यानी कि 2021 में हम ट्रेड प्रॉफिट में थे, यानी कि हमको फायदा हो रहा था। और कनाडा उन गिने चुने देशों में है जिसके साथ व्यापार करके भारत को फायदा होता, अन्यथा भारत जिसके साथ भी व्यापार करता है उसके साथ भारत को घाटा ही होता। भारत को मेजरली फायदा किससे होता है, नेपाल से व्यापार करके होता है, नीदरलैंड से होता है, अमेरिका से होता है और कनाडा से होता है। हालांकि 2023 के जो आंकड़े थे, 22 के जो आंकड़े थे, उसमें इंडिया का भी 4 पॉइंट समथिंग था और कनाडा का भी 4 पॉइंट समथिंग था और कनाडा थोड़ा सा ट्रेड सरप्लस में था। तो अभी करंटली अगर मैं कहूँ तो इंडिया और जो कनाडा है इसके बीच में ट्रेड लगभग $10 बिलियन के आसपास का था, ठीक है। तो $10 बिलियन के आसपास का ट्रेड था, जिसमें आमतौर पर क्या है कि इंडिया और कनाडा दोनों का बराबर योगदान है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। जितने का हम कनाडा को बेचते हैं लगभग उतने का खरीदते भी हैं, तो ट्रेड जो है बैलेंस चल रहा था। तो अगर FTA इंडिया और कनाडा के बीच में हो जाता तो बहुत ही बेहतर था ये चीज़, क्योंकि इंडिया को चाहिए कि वह किसी अदर कंट्री से ट्रेड डेफिसिट में रहे, लेकिन चाइना से न रहे। चाइना से हमको अपनी निर्भरता बहुत बड़ी तादाद में कम करनी है, इसलिए भारत प्रयास कर रहा है यूरोप के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे करने का, मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशंस को अच्छे करने का, अमेरिका से और कनाडा से बेसिकली, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो पूरी तरह से खालिस्तान समर्थक है और इसी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस प्रभावित हो रहे हैं, सिर्फ एक पॉलिटिशियन की वजह से, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कल कंजर्वेटिव की सरकार आएगी, उसके पास अगर बहुमत नहीं होगा तो फिर से ये जो NDP पार्टी है ये उसको सपोर्ट करेगी और फिर से वहाँ पर सरकार बनेगी। तो कहने का मतलब है कि कनाडा में चाहे कोई भी आए, वहाँ पर जो भारत से गए हुए सिख हैं, वो जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, उनका अच्छा खासा दबदबा है और आगे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के समय ऐसा देखने को मिल रहा है। जब कभी भी वहाँ पर सरकार बनेगी, इलेक्शन होंगे, किसी पार्टी के पास अगर बहुमत कम आता है तो NDP का सहारा अगर लेगा तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि NDP जो वहाँ की पार्टी है ये भारत विरोधी है। इस वजह से इनको भी जो है इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। एक्चुअल में आपको पता होगा कि नेता लोग जो होते हैं ना, वो नेशनल इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखते हैं, सबसे पहले अपनी कुर्सी को सेट करते हैं। उम्मीद करता हूं जो बात आपको बताई हैं आप उसको ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।